बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। यार आज कोई क्विज तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नो क्विज नहीं। ब्रो। नहीं है ना। जी बेटा। अच्छा एक मिनट जरा। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्लाइड्स? यस सर। हम कौन से स्लाइड पे थे? फर्स्ट टाइम तक। सर इसी पर थे। हेलो। अच्छा, ये जो है ना, ये हडूप का इकोसिस्टम है, ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, हर एक डिटेल तकरीबन मैंने एक्सप्लेन किए थे कि ये इनके साथ जो यूज हो रही है एपीआईज, ये वो सारे एपीआईज है ना। अब इनको हम डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो जरूरत होगी उसी को एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह हमारे पास पिग है, हाइव है और एच बेस है
अपाचे अंबारी हो गई, इन 4-5 को हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते जाएंगे क्योंकि ये हडूप के साथ रिलेटेड हैं और हमने स्पार्क को भी डिटेल में पढ़ना है। तो हम स्पार्क की जितनी भी डिटेल्स जो लाइब्रेरीज हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। अपाचे स्पार्क और हडूप के अलावा बाकी जो गूगल के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं या एपीआईज हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। गूगल की जो बिग क्यूरी है और अमेजोन के एथेना वगैरह हो गया, ये सारी चीजें इंशाल्लाह स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। और इनके साथ एक छोटा प्रोजेक्ट अगर हम बना सकें और मेरे कंप्यूटर ने मुझे इजाज़त दे दी कि अगर हाँ जी आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इसमें रन कर सकते हैं, तो उसको भी हम चलाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? जी अभी जब आप लोग हडूप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया भी हो जाएगा ना कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या चीज़ें चाहिए थे इसको हडूप को इंस्टॉल करने के लिए। जिस तरह हडूप को जावा चाहिए था तो जावा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले से, ठीक है। सर हडूप में हम जैसे हम इधर प्रोग्राम करते हैं ये एनाकोंडा पे, ऐसे ही प्रोग्राम वहाँ पे लिखते हैं? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होते हैं। सर फिर कैसे लिखते हैं? आपने कहा था ना कि एग्जांपल सोल्व करनी है उस पे। हाँ जी, जब आप हडूप इंस्टॉल कर लेंगे ना तब आप लोग को आइडिया हो जाएगा ना कि जो उसके ऊपर पहला टास्क जो रन करेंगे, जो वर्ड काउंट का मैंने बताया कि वर्ड काउंट का एक टास्क है, वो आप लोग ने रन करना है। ओके सर। अच्छा ये हडूप का इनर आर्किटेक्चर है जिसमें मेरे पास HDFS है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप्रेड्यूस, नेम नोड, सेकेंडरी नोड और स्लेव्स जो कि जिसको हम कहते हैं डेटा नोड या हम क्लस्टर कहते हैं या हम उसको नोड सिंपल कहते हैं, या जो हमारे पास जिसको हम टिपिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो हमारे पास अटैच हुए होते हैं, ठीक है। डेटा नोड करता क्या है इसका ये, अच्छा मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा साइज इसका कम कर लूं 185। जॉब ट्रैकर क्या है? जॉब ट्रैकर एज अ डेमन व्हिच रन्स ऑन अपाचे हडूप मैप्रेड्यूस इंजन। डेमन का एक पता है कि डेमन क्या चीज है? सर आपने उस दिन बताया तो था। मैंने बताया था मेरे ख्याल में, हाँ जी। डेमन जो आपके पास बाय डिफॉल्ट प्रोसेस होता है, जैसे आप सिस्टम को रन करते हैं ये इंटरनली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बैकएंड के ऊपर रन हो रहा होता है। तो जॉब ट्रैकर भी आपके पास अपाचे हडूप के मैप्रेड्यूस के एक इंजन के अंदर ये रन हो रहा होता है, और ये जैसे आप हडूप को मसलन इनिशिएट करते हैं या हडूप को स्टार्ट करते हैं हडूप सर्वर को, तो ये ऑटोमेटिकली जॉब ट्रैकर भी इसके बैकएंड के ऊपर रन हो रहा होता है। और ये आपके नेम नोड या डेटा नोड्स के ऊपर जितने भी टास्क आपके रन हो रहे होते हैं, जॉब ट्रैकर अपने पास उसे कंप्लीट एक रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कौन सा नोड किस जॉब के ऊपर कितना टाइम लगा रहा है और कितना उसने कंप्लीट कर लिया है, और उसको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो कंप्लीट डिटेल उसके पास होती है जॉब ट्रैकर के पास। और उसके पास ये भी डिटेल होती है कि फॉर एग्जांपल कौन सा नोड जो आपके पास नेम नोड है या क्लस्टर है, कौन सा नेम नोड आपके पास अभी आइडल पोजीशन के ऊपर है जिसको मैं टास्क असाइन कर सकूं। और जो नेम नोड होता है, नेम नोड आपका मास्टर नोड होता है। जिस तरह हमारे पास सर्वर्स होते हैं, ये नेम नोड वही कंसेप्ट है आपके पास सर्वर वाला, और ये कंप्लीट अपने डेटा नोड्स की डिटेल रख रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है मेरे पास, वो कहाँ कहाँ पे है, और उसके फाइल नेम, पाथ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये ब्लॉक आईडीज, ब्लॉक लोकेशंस, और उसके कितने डुप्लीकेशन, कितनी कॉपीज बनी हुई है। क्योंकि आपके पास डेटा की कॉपीज जब आप हडूप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे
नंबर ऑफ रेप्लिकास की वेरिएबल के वो मांग रहा होता है कि हाँ जी अब नंबर ऑफ रेप्लिकास कितनी रखनी है। मिनिमम इसके अंदर होती है 3 नंबर ऑफ रेप्लिकास होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक डेटा जो हडूप के सर्वर के ऊपर लोड हुआ हुआ है। नंबर ऑफ रेप्लिकास मींस जी रिपीट कर दीजिएगा, नंबर ऑफ रेप्लिका होता है क्या? रेप्लिका से मुराद ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है सर्वर में जहाँ पे हडूप ने काम करना है, जहाँ पे हडूप रन हो रहा है, तो उसके नंबर ऑफ रेप्लिका से मुराद ये है कि उसके कितने कॉपीज होनी चाहिए। क्योंकि जब यूजर क्यूरी करता है तो जाहिर बात है अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरे सिस्टम ने तो रिस्पॉन्स करना है। ठीक हो गया जी। तो नंबर ऑफ रेप्लिका तो उसकी होगी तभी वो रिस्पॉन्स करेगा किसी एक डेटा के लिहाज से ना। जी साहब। तो इसलिए वो नंबर ऑफ रेप्लिकास मिनिमम आपके पास 3 होनी चाहिए, 3। ठीक है, ताकि अगर एक नोड फेल हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले सके और वो रिस्पॉन्स कर सके, यूजर की क्यूरी को एंटरटेन किया जा सके। ठीक है, और ये आप नेम नोड जो है ये आपके फाइल सिस्टम के नेम स्पेसेस और क्लाइंट के जो एक्सेस फाइल्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल किस नोड को या किस सर्वर को या किस यूजर को किस फाइल के ऊपर क्या एक्सेस हासिल है। जिस तरह RW आपके पास रीड एंड राइट ऑपरेशन होती है ना, RWX, रीड एंड राइट की ऑपरेशन वगैरह होते हैं आपके पास। तो ये भी मैनेज कर रहता है कि फॉर एग्जांपल किस फाइल को क्या चीजें एक्सेस हैं, क्या किस फाइल को क्या चीजें एक्सेस नहीं है। और ये नेम नोड जो है ये आपके डेटा नोड्स को जितना भी काम होता असाइन करना होता है ये इसी ने असाइन करना होता है। और उसके एग्जीक्यूशन फाइल सिस्टम से किसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारी चीजें नेम नोड ने ही असाइन करनी होती है डेटा नोड्स को। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी नेम नोड। सेकेंडरी नेम नोड से मुराद ये है कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सेकेंडरी नेम नोड है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर नेम नोड ही फेल हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना अगर सर्वर फेल हो जाए तो क्या होता है, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा होता ना। ज्यादातर जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं यूसीपी में, कभी कभार पोर्टल फेल हो जाता है तो आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है पोर्टल से। सर वो तो बैंडविड्थ की वजह से होता है, ट्रैफिक हो जाती है पोर्टल पे। सर वो तो बैंडविड्थ की वजह से नहीं होता कि ट्रैफिक हो जाती है पोर्टल पे। वो तो पोर्टल के ऊपर ट्रैफिक की वजह से ज्यादा फेल हो जाता है ना। कभी कभार फॉर एग्जांपल ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई, उसके बफर वगैरह काफी ज्यादा फिल हो गए और ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट हो गया, या किसी भी वजह से पावर फ्लक्चुएशन की वजह से या पावर ब्रेकडाउन की वजह से या नेटवर्क फेलियर की वजह से सर्वर फेल हो जाता है। तब सर्वर ने क्या करना है, तब सर्वर के पास क्या फैसिलिटी होती है कि वो क्या करे, वो यूजर को सर्वर पे शिफ्ट हो जाए, वो यूजर को फैसिलिटेट करेगा। जी सर, क्या कह रहे हैं बेटा? सर वो तो सर उसमें ये नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाए? हाँ जी। अच्छा, फिर होता है क्या है हडूप में आपके पास जो नेम नोड है, नेम नोड का ऑटोमेटिकली एक बैकअप बन रहा होता है, कंप्लीट एक बैकअप बन रहा होता है। और वो बैकअप जैसे ही आपके पास जो मेन नेम नोड है वो जैसे फेल हो जाता है तो सेकेंडरी नेम नोड ऑटोमेटिकली उसकी जगह ले लेता है और वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसने बैकअप के अंदर स्टोर की हुई थी, जो मेटा डेटा उसने स्टोर किया होता है, वो उसको यूज करना शुरू कर लेता है।
तो सेकेंडरी नेम नोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक तो मिनिमम इसके अंदर है, एक से ज्यादा भी आपके पास हो सकते हैं। सेकेंडरी नेम नोड को ज्यादातर एवाटार नोड भी कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में। एवाटार नोड मीन्स कि ये आपके नेम नोड का बैकअप ले रहा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा नोड। डेटा नोड जो है हडूप आर्किटेक्चर के अंदर इसको हम स्लेव नोड भी कहते हैं, या जो आपके पास नोड होती है, जो मशीन होती है जिसके ऊपर डेटा रन हो रहा होता है, उसको भी हम डेटा नोड कहते हैं। इसने एक्चुअल डेटा के ऊपर काम करना होता है। इस डेटा नोड ने एक्चुअल डेटा के ऊपर काम करना होता है कि जो भी उसको नेम नोड असाइन करता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक एग्जीक्यूशन का, रीड एंड राइट ऑपरेशन जितने भी होते हैं जो क्लाइंट के आगे उसने काम करनी होती है, ये उन्हें ये परफॉर्म कर रहा होता है। और डेटा नोड के पास कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर वगैरह नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल जो आपके पास कंप्यूटर पड़ा होता है जो कम्युनिटी हार्डवेयर को यूज करते हुए वो उसको परफॉर्म कर रहा होता है। और अपनी एग्जीक्यूशन से कंप्लीट अपने नेम नोड को ये इन्फॉर्म करता रहता है कि इतनी एग्जीक्यूशन हो गई, इतनी हो गई, और इतना हो गया, और इतना काम हो गया। और साथ में जब ये अपने काम को कंप्लीट कर लेता है तो नेम नोड को इन्फॉर्म करके और उसके साथ वो आइडल पोजीशन पे चला जाता है, और आइडल पोजीशन के बाद ही जैसे कोई नया काम, कोई नया टास्क असाइन होता है नेम नोड को, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा नोड को आगे फर्दर असाइन हो जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर तीसरा पॉइंट रिपीट कर देंगे सर आप? तीसरा पॉइंट, जी सर। when a data node start up it not itself to the name node along with the list of data node can deploy on community hardware। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ऑलरेडी जो हार्डवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा नोड कौन से कंप्यूटर हो सकते हैं, जो आपके पास घर में पड़ा हुआ है, जो लैब्स में लगे हुए हैं, सारे के सारे ये आपके पास डेटा नोड के फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि ये पास सिर्फ एक कम्युनिटी हार्डवेयर, मतलब जो नॉर्मल यूटिलिटी हार्डवेयर होते हैं वही उनके पास ही हैं। रैम, हार्ड डिस्क वगैरह जितने भी उसके पास होता है वो सारे कुछ है। It sends information to the node about the file in block store, and that node respond to the name node for all file system operation। इनके पास जितना भी डेटा पड़ा होता है, जितना भी डेटा होता है उसका कंप्लीट एक मेटा डेटा बना के नेम नोड को इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और इस के फॉर्म में पड़ी हुई है। क्योंकि नेम नोड के पास जब क्यूरी आती है तो जाहिर बात है उसने किसी एक डेटा नोड को असाइन करनी होती है कि हाँ जी इस क्यूरी को एंटरटेन करें, तो वो डेटा नोड क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को या उस क्वेरी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है सर, थैंक यू। Data node is usually configured with a lot of hard space because the actual data is stored in data nodes। क्योंकि डेटा नोड के अंदर जो डेटा नोड में ही एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा होता है, इसी वजह से इनके पास हार्ड स्पेस काफी ज्यादा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मसलन हर एक के पास इतनी ज्यादा हो, लेकिन एक रेंज तक आपके पास एक हार्ड स्पेस इसके अंदर होनी चाहिए। और ये वो हडूप मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल है कि काम किस तरह कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्लाइंट है, ये HDFS है, ये जॉब ट्रैकर हैं, टास्क ट्रैकर हैं और मैप रिड्यूस। ठीक है, गेट द न्यू जॉब, क्योंकि ये टास्क ट्रैकर क्या कर रहा होता है, टास्क ट्रैकर आपके पास होता है जिसने एक्चुअल उस टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, ये आपके पास डेटा नोड में पड़ा होता है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर क्या होता है, नहीं यहाँ पे चेक कर लो,
ये है स्लाइड्स नंबर 29 में। ये टास्क ट्रैकर डाटा नोड के अंदर होता है जिसने एक्चुअल टास्क को एग्जीक्यूट करके और अपडेट करते रहना है अपने जॉब ट्रैकर को। क्लियर है ये? सर ये हडूप पे एक एज अ सर्वर काम करता है हमारे पास। हडूप आपका जो है एज अ सर्वर काम कर रहा होता है, यानी कि जैसे हमारे पास ये सब डेटा बेसिस होती हैं उस तरह का है कि हम इसको डेटा देते हैं और ये और अपने पास नहीं ये डेटाबेस की तरह है, क्योंकि चेक करो हम डेटाबेस में आपके पास स्ट्रक्चर डेटा होता है, हडूप में आपके पास कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल डेटाबेस की तरह होता है। उसमें नॉन स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर और बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास हडूप के अंदर पड़ा होता है। फाइल्स पड़ी होती है, नोटपैड फाइल्स पड़ी होती है, उसमें एक्सेल भी हो सकती है, उसमें आपके पास पीपीटी फाइल्स भी हो सकती है, उसमें आपके पास बाइनरी फाइल्स भी हो सकती है, उसमें आपके पास ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल्स भी हो सकती है। फाइल की फॉर्म में आपके पास डेटा पड़ा होता है और उसका अपना फाइलिंग सिस्टम है। इसलिए जैसे कहते हैं HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइलिंग सिस्टम। सर यानी कि अगर मैं एक कंप्यूटर से अपने हडूप के अंदर कुछ चीजें डालता हूँ तो मैं दूसरे के अंदर से जाके उनको एक्सेस कर सकता हूँ। यही है ना, जो सर्वर ही है, यानी कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। अगर मेरा यानी कि कुछ भी हो उसका यूजर पासवर्ड वो पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि सर ये बेसिकली है क्या चीज जिसके हडूप। पास ऑथेंटिकेशन होती है ना वही एक्सेस कर सकता है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सर जो हडूप फाइल सिस्टम है वो किसी एक ड्राइव पे माउंट करना पड़ता है, एक ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है HDFS में, तब जाके उसमें डेटा स्टोर होता है, या फिर कोई वर्चुअलाइजेशन वगैरह होती है इसके लिए? वर्चुअलाइजेशन वगैरह से भी कर सकते हैं और माउंटिंग से भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब हम हडूप इंस्टॉल करेंगे हमें वो माउंट करना पड़ेगा, या VMware वगैरह या नॉर्म बॉक्सेस टाइप वर्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसको क्या करना पड़ेगा? VMware वगैरह से, क्योंकि अगर आपने टेस्टिंग वगैरह करनी है तो VMware से कर ले, और VMware के अंदर वो छोटी सी एक विंडो जो भी है अब इंस्टॉल करें और हडूप को कॉन्फ़िगर कराएं। एक मिनट बेटा। अच्छा, यहाँ में चेक करो गेट न्यू जॉब, जॉब ट्रैकर ने, जॉब ट्रैकर आगे वो सारे उसके रिसोर्सेज वगैरह जो भी चीजें हैं वो कॉपी कर लेता है और सबमिट जॉब कर लेता है। सबमिट जॉब के बाद इनिशियलाइज होता है और इनिशियलाइज आगे टास्क ट्रैकर जो भी टास्क ट्रैकर उसको हार्ट बीट भेज रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आइडल पोजीशन के ऊपर हूँ, मैंने मुझे टास्क दे दे, मुझे टास्क असाइन कर दे, तो वो टास्क जैसे एक्सेप्ट हो जाती है वो किसी न किसी एक मैप प्रोड्यूस के ऊपर लॉन्च होना शुरू हो जाती है, और मैप प्रोड्यूस उसी पर वो जो भी उसके एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू कर लेता है और रिपोर्ट करता रहता है अपने प्रोग्रेस के बारे में। और हार्ट बीट स्टेटस की वजह से वो जॉब ट्रैकर को भेजता रहता है कि हाँ जी इतना टास्क कंप्लीट हो गया, इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया, और साथ में क्लाइंट को भी वो अपडेट करता रहता है।
इसे एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें से आपने वो वाले कस्टमर को एक्सट्रैक्ट करना है जिन्हें कोई बैड रिव्यूज दिए हुए हैं या बैड कमेंट्स दिए हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो आपके पास फॉर एग्जांपल 15 मिलियन कस्टमर्स का रिकॉर्ड है या 15 मिलियन रोज हैं और मैं हर एक कस्टमर ने अपने अपने रिव्यूज और अपने अपने कमेंट्स दिए हुए हैं। तो जाहिर बात है आपका जो सिंगल एसक्यूएल फाइल होती है या एसक्यूएल जो सर्वर होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा रहा होता है। फेल तो नहीं होता लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगा रहा होता है जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब आप किसी हडूप को या अपाचे स्पार्क को या बाकी जितने भी अमेज़न के जो टेक्नोलॉजीज हैं या गूगल की जो हैं बिग क्यूरी वगैरह हो गई है वो सारे क्या करते हैं और उसको विद इन अ सेकंड के अंदर वो आपको रिस्पॉन्स कर लेते हैं। तो ये इसकी है कि वो टाइमली आपको इन्फॉर्म करता जा रहा था, हार्ट बीट स्टेटस भेजता रहता है ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि मेरा जो काम हो रहा है वो कितने परसेंटेज हो गया और कितने परसेंटेज अभी रहता है। तो जैसे टास्क कंप्लीट हो जाता है टास्क ट्रैकर जॉब ट्रैकर को अपडेट कर, जॉब ट्रैकर ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट को नेम नोड के जरिए अपडेट करना शुरू कर लेता है कि हाँ जी आपके टास्क कंप्लीट हो गया और आपका ये डेटा है और ये उसकी चीजें हैं जो जो रिजल्ट हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा हडूप ने क्या कर दिया, हडूप ने जैसे 2005 या 2006 के अंदर ये लॉन्च हो गया 2005 में, तो काफी ज्यादा कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लिया है। और जब इम्प्लीमेंट कर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ ना कुछ उनके एनोमलीज भी आने शुरू हुई कि हाँ जी इसके अंदर ये इश्यूज हैं, ये इशू है। तभी तो अपाचे स्पार्क 2009 के अंदर 2010 के अंदर वो उन्होंने मार्केट में लॉन्च हो गया था। और उसके अंदर कौन कौन सी इश्यूज थी, मतलब प्रॉब्लम विद मैप रिड्यूस, कौन कौन से वो इश्यूज थे जिसके जरिए वो हडूप काफी स्लो डाउन होता जा रहा था या लोग उससे बेजार होते जा रहे थे। वो क्या क्या इश्यूज थे इसमें? अच्छा, इश्यूज ये थी कि हडूप काफी स्लो हो रहा था। मसलन काम तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी ऐसे कर रहा था, मसलन वो फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह सारी चीजें उसके अंदर थी, लेकिन वो स्लो भी था। और साथ में उसकी जो स्लो होने की सबसे बड़ी वजह है वो हर एक ऑपरेशन डेस्क से इनपुट ले रहा था और डेस्क पे आउटपुट कर रहा था। अब डेस्क से मुराद ये है कि वो हार्ड डिस्क से इनपुट ले रहा था। हर वक्त उनकी कम्युनिकेशन जो होती है ना वो हार्ड डिस्क के साथ हुआ करती थी। रीड एंड राइट कर दें, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, सॉरी। कह रहा हूँ कि बेटा कि हडूप की जो सबसे बड़ी वजह है जो स्लो होने की या जो नाकाम होने की वजह से वो ये है कि वो हर एक ऑपरेशन रीड एंड राइट ऑपरेशन जितनी भी थे ना वो डेस्क से इनपुट और आउटपुट ले रहे थे। रीडिंग के लिए हर वक्त वो डेस्क हार्ड डिस्क से इन्फॉर्म करना पड़ा था कि हाँ जी मुझे इस चीज का डेटा दो, मुझे इस चीज का डेटा दो। और राइटिंग के लिए भी जब वो राइट कर रहे थे तब भी वो हार्ड डिस्क के ऊपर हर वक्त राइट वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हडूप से लोग जो तंग आने शुरू हो गए, तो वो कहीं काम को वो काफी ज्यादा स्लो कर रहे थे। और दूसरे उसके प्रोग्रामिंग मॉडल, तो सर इसका फिर कोई उन्होंने वजह तलाश की कि मतलब कि इसकी क्या अल्टरनेट क्या यूज करें फिर इसका? अल्टरनेटिव बताता हूँ ना। अभी अल्टरनेट तो इसी तो मैं इसको पहले इशू डिस्कस करूँ फिर अल्टरनेट पे चलते हैं। अल्टरनेट इसका अपाचे स्पार्क है। ओके सर। जो अपाचे स्पार्क अभी यूज हो रहा है, हडूप यूज हो रहा है। हडूप का ये मतलब नहीं है कि हडूप यूज नहीं हो रहा, हडूप यूज हो रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है इसको। और अपाचे हडूप से तकरीबन 10 टाइम फास्टर है, काम वही कर रहा होता है। अच्छा, मैप्रोड्यूस की जो प्रोग्रामिंग मॉडल था ना वो डेवलपर्स के लिए काफी हेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल था, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक जो
एसक्यूएल यूज हुई थी तकरीबन हाइव, और साथ में डिक्लेरेटिव लैंग्वेज थी। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज से मुराद ये है कि इसकी अपनी डिक्लेरेशन वगैरह थी हाइव की हर एक की, और वो दोबारा आपको सीखनी पड़ रही थी। और हाइव ज्यादातर आपके पास जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो यूज कर रहे थे, और हर एक अपने अपने उन्होंने, क्योंकि ये फेसबुक की तरफ से आई हुई थी, फेसबुक ने हडूप को ओपन सोर्स की हुई है, लेकिन फेसबुक इसको ज्यादातर यूज कर रहे थे हाइव को। तो उन्होंने अपने कीवर्ड्स या अपने डिक्लेरेशन वगैरह बनाए हुए थे, जिसकी वजह से कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती थी, इंक्रीज हुई हुई मैप प्रोड्यूस के साथ जब उसको यूज करते हैं। ठीक है, इट सफर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज। कौन कौन से परफॉर्मेंस इश्यूज थे? पेयर कॉम्बिनेशन था मैप प्रोड्यूस का, क्योंकि वो हर एक फाइल को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर एक फाइल को हार्ड डिस्क से रीड कर रहे थे और हर एक फाइल को हार्ड डिस्क में राइट कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई सर्वर या कोई कंप्यूटर जब वो हार्ड डिस्क से ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर बात है उसका टाइम काफी ज्यादा ले रहा होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के दरमियान काफी ज्यादा गैप्स होता है। रैम कैशे वगैरह कहीं कहीं से होके जाता है, वो तब हार्ड डिस्क के ऊपर राइट होता है। अगर उसने रीड भी करना है तब भी वो सारा कुछ उसी प्रोसेस से होके उन्होंने हार्ड डिस्क से रीड भी करना शुरू कर लेना। और दूसरा उसका जो आइटरेटिव एल्गोरिथम था, पूरे एपीआई उसकी बनी हुई थी, की इन वैल्यू पेयर है, जिस तरह डिक्शनरी है, अगर उसमें आप ज्वाइनिंग वगैरह लगाना शुरू कर ले तो काफी कम्प्लेक्स ज्वाइन वगैरह कंसेप्ट इसके अंदर काफी ज्यादा इश्यूज है, काफी कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आ रही थी और इंक्रीज हो रही थी इसकी जो डिक्शनरी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट जो एक चीज थी इसके अंदर, ये बैच प्रोसेसिंग कर रहे थे ज्यादातर क्या मतलब हडूप कर ही बैच प्रोसेसिंग कर रहा है। अब बैच प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? हडूप के अंदर रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं है। रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं, मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो रियल टाइम डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहा है। रियल टाइम एनालिसिस से मुराद ये है कि जो आपके पास सेफ सिटीज के कैमरे लगे हुए हैं, अगर मैं इसके अंदर हडूप को इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ और साथ में सेफ सिटीज के कैमरे से एनालिसिस निकालते जाऊं कि हाँ जी कौन वायलेशन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और रियल टाइम ही उसको बताता जा रहा होता है। या फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी को काउंट करना है तो रियल टाइम एनालिसिस के मैंने कैमरा लगाया हुआ है और उसको रियल टाइम में ऐसे काउंट करते जा रहा हूँ कि हाँ जी इस रोड से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं। तो हडूप के अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो रियल टाइम एनालिसिस कर सके या रियल टाइम आपको, क्योंकि ये बैच प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता है। हार्ड डिस्क से ज्यादातर जो आपके पास डेटा किसी लोकेशन के ऊपर सेव हुआ है, किसी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव हुआ है, वहां से उसने डेटा को रीड करना है और तब वहां पे भी राइट करना है। तो बैच प्रोसेसिंग थी और बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन का जो टाइम था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसी वजह से हडूप से ज्यादातर लोग स्पार्क के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गए। सर हम क्यों नहीं डायरेक्ट उस पे जाते हैं, हम क्यों रूप यूज करें फिर? अच्छा बेटा, क्योंकि अभी भी हडूप के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है और इंडस्ट्री में हडूप का एक नाम है। ये नहीं है कि मतलब मैं उनके वो बता रहा हूं तो लोग यूज नहीं कर रहे हैं जी। अभी भी काफी इंडस्ट्रीज अगर आप चेक कर ले जितने भी हैं वो सारे हडूप ही यूज कर रहे हैं, और हडूप के साथ साथ उसने अपाचे स्पार्क को भी कॉन्फ़िगर किया होता है। ठीक ठीक सर, क्योंकि उसमें भी कुछ है ड्रॉबैक्स। हाँ जी, स्पार्क का ड्रॉबैक यही है कि वो एक लिमिट तक उसके पास नोड्स ऐड हो सकते हैं। ठीक ठीक। सिंगल स्पार्क का एक सर्वर है, उसमें तकरीबन आपके 8000 नोड्स ऐड करवा सकते हैं।
8000 नोड तक वो टेस्ट हुआ है कि ये काम कर सकता है सिंगल सर्वर के साथ स्पार्क जो है ना, लेकिन हडूप जो है ना 15,000 से भी ज्यादा मोर देन उसके ऊपर टेस्ट हुआ है और वो काम कर सकता है। ठीक सर। तो लोगों ने क्या किया है, ये इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि वो हडूप और स्पार्क को कॉन्फ़िगर कर ले, आपस इकट्ठे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और साथ में यूज कर रहे होते हैं। बैच प्रोसेसिंग हडूप के साथ हो रही है, स्पार्क के ऊपर रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही थी और साथ में उसकी वो एग्जीक्यूशन पावर भी इंक्रीज हो जाती है और वो जो नोड्स हैं नोड्स की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब मैं स्पार्क के डिसएडवांटेज बताना शुरू कर लूंगा फिर आप लोग कहेंगे कि हम स्पार्क को क्यों यूज करें, लेकिन स्पार्क भी काफी एक अच्छा फ्रेमवर्क है और वो इसी वजह से उसने हडूप को रिप्लेस करना शुरू कर लिया, क्योंकि काफी एचएन के अंदर इन्होंने ये इश्यूज सारे इश्यूज जितने भी थे हडूप के अंदर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है और रिजॉल्व हुई हुई है उनसे। अच्छा, स्पार्क है तो स्पार्क पे शिफ्ट होते हैं। ये भी अपाचे का ही एक फ्रेमवर्क है स्पार्क। आप लोग जिंदा हो? बहुत बोरिंग है सर, ये नींद आ जाती है। अदील बेटा आप निकलो, क्लास से निकलो। नहीं सर, हम रहेंगे इधर ही, हाँ जी, सुनेंगे। मैं क्विज देता हूँ अभी, 1 मिनट, बोरिंग आपकी दूर कर लेता हूँ। नहीं सर जी, ऊपर लगते हैं। किसी को देना क्विज, हम सुन। सर नहीं बोर हो रहे सर, मजा आ रहा है। अच्छा, अटेंडेंस में ले लेता हूँ ताकि वो भी बार बार पिंक की जा रहा है, अटेंडेंस नहीं ली है। कितने 36 और 32 आए हुए हैं, एब्सेंट कौन है? शाहजेब इकबाल नहीं है? इनवाइटेड में चेक सर, आप इनवाइटेड में चेक करेंगे ना तो वहाँ पे है शाहजेब इकबाल पे। अब्दुल्ला सईद नहीं है? अब्दुल्ला बिलाल कोकर भी नहीं है? अब्दुल्ला सईद, एब्सेंट है। अब्दुल्ला बिलाल कोकर, वसीम किधर है? ये बिलाल कोकर, मोहम्मद फैजान, सर कहीं बिजी होगा सर। कहीं बिजी होगा ना? जी सर। चल मैं सेव कर लें, अब वो बिजी रहे। ये फीस पे कर लो, ड्यू डिफॉल्टर आ रहे हैं सारे। सर ये आपने पोर्टल खोला हुआ है? जी, ये पोर्टल का तो नहीं लग रहा, वो जो है अटेंडेंस पोर्टल है? फिर आप क्यों? है बाकी सर दूसरी क्लास में तो पुराने वाले चल रहा है। ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है सर। नहीं उसका वही सर मेरा जो डिफॉल्टर है जरा दिखाएंगे? जी, मेरा भी ड्यू डिफॉल्टर आ रहा है। हाँ जी, आपने फीस नहीं जमा कराई? सर ये एक बच्चे की 13 छुट्टियां हो गई हैं, विड्रॉ नहीं हुआ। वो इसलिए तो मैंने कहा कि अहमद अफजाल है, ये इनको स्टैंड करें, सलूट करें। सलूट सर, दिलों से सलूट है, 13 के ऊपर भी नहीं हुआ। उसके बाद मेरे ख्याल में यूसीपी की कोई वीडियो है, ऐसा ही कुछ है। कह रहा है कि मैंने यूट्यूब पे रिलीज कर देनी है, विथड्रॉ नहीं करना। अच्छा, मैं आपके साथ आ दुकान। वापस आते हैं अपाचे स्पार्क के ऊपर।
अच्छा, अपाचे स्पार्क 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है या बर्कले है, वहाँ पे एक लैब थी, वहाँ पे उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। और फिर बाद में क्योंकि ये ओपन सोर्स था, तो ओपन सोर्स की जितनी भी एपीआईज होती है ना, वो अपाचे उसको टेक ओवर कर लेता है, और अपाचे ये एक सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है और उसको वो हैंडल करना शुरू कर लेता है। जितनी भी आपके पास ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती हैं, वो अपाचे के साथ उनके कहीं ना कहीं लिंक हुआ होता है, और अपाचे ही फिर मेंटेन करना शुरू कर लेता है उसको। सर एक अपाची तो हम डीबी में भी यूज करते हैं। जी सर एक अपाची सॉफ्टवेयर हम डीबी में भी यूज करते हैं। डीबी भी यूज करते हैं? डीबी, यस सर। वो कौन सा होता है? सॉरी बात कर रहा है लोकल होस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। मिस्टेक हो। सर ओरेकल नहीं यूज कर सकते इसमें? ऑरेकल यूज कर, लेकिन ऑरेकल वही मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 15 मिलियन रोज हैं और 15 मिलियन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उनमें से वो वाले रिकॉर्ड्स आपने निकालने हैं कि फॉर एग्जांपल जो ड्यू डिफॉल्टर हैं, तो ऑरेकल कम से कम आपके घंटा या 2 घंटे लगाएगा, या फॉर एग्जांपल 30 मिनट उसने लगा लिया, ये जो भी टाइम है। लेकिन जब आप हडूप या स्पार्क को देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि विद इन अ सेकंड्स के अंदर, क्योंकि उसने उस टास्क को, उस क्यूरी को डिवाइड करना होता है। जो आपने ब्रांचेस दिखाई है उसमें? जी सर जो हमने ब्रांचेस अभी देखी थी, वो जो एक ग्राफ डायग्राम थी, जब ब्रांचेस निकली थी, वैसे वो डिवाइड करता है ना? हाँ जी, वो डिवाइड कर लेता है, और डिवाइड करने के बाद जाहिर बात है हर एक नोड अपना अपना परफॉर्म कर रहा होता है, टाइम वो क्यूरी को रन कर रहा होता है, और जैसे रिजल्ट आ जाता है फिर वो नेम नोड के पास या जॉब ट्रैकर के पास फॉरवर्ड कर लेता है अपना रिजल्ट, अपना स्टेटस, और दोबारा उसको वो यूजर को बताया कि हाँ जी ये आपकी क्यूरी थी और इसके अगेंस्ट ये रिजल्ट आया है। सर अभी आपने थर्ड क्विज और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क नहीं अपलोड किए? बेटा आप लोगों ने मुझे मैंने आप लोगों को क्लास एक्टिविटी दी थी, वो क्लास एक्टिविटी अभी तक आप लोगों ने जमा कराई है? सर वो तो कौन सी सर? यूनिवर्सिटी में ही। कौन सी सर? चेक करें, आप बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी सर वो मोबाइल सिर्फ। उसने अपने एप्लीकेशन पे कहा था कि आपने डाटा का अपना यूसेज बताना है कि कितना ले लिया वो। हाँ जी, एक बंदे ने जमा कराई, 3 ने जमा कराई है। सर वो करा देंगे जमा इंशाल्लाह। कब? सर इसी वीक करा देंगे। इसी वीक नहीं, आज रात से पहले जमा कराने हैं। चेक करो 23 दिसंबर थे, मैं उसको 24 दिसंबर कर रहा हूँ, तो आज रात 12 बजे से पहले जमा करानी है। सर डाटा यूजेज वाली? क्या सर जिसमें आपने कहा डाटा कितना कंज्यूम करती है आपका सिस्टम या मोबाइल वगैरह? और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है? यस सर। सर बाकियों के भी नहीं लगे जो पहले हुई हैं, जो क्विज 3 हुआ है? अच्छा चलो, तीसरी हुआ है? कब हुआ है? सर क्विज 3 आपने लिया था मीट से पहले? ग्रैंड क्विज जो हुआ था। यस सर। ग्रैंड क्विज उसके लगवा देता हूँ, ग्रैंड क्विज के लगा देता हूँ। ये आज मैंने बढ़ा लिया, 11-12 बजे से पहले आपने जमा करानी है, 11:59 PM। अच्छा, सेकेंड असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपाचे स्पार्क का भी आप लोगों ने इसी तरह जो हडूप के साथ करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ, असाइनमेंट 2, ताकि आप लोगों को ठीक है।
असाइनमेंट 2 क्या है? असाइनमेंट 2 मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सर ये असाइनमेंट 3 है, असाइनमेंट 2 तो हडूप की है। अच्छा, ये चलो असाइनमेंट 3 हो गई फिर। नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। इसकी जो डेडलाइन है, डेडलाइन पर जारी बात है, इसको फिर एक तक है हडूप की। हडूप की तो आप लोगों ने 31 तारीख से पहले जमा करानी है ना? जी जी सर, वही सर, एक से पहले पहले तक। तो अपाचे स्पार्क को कब जमा करानी है? 17 तक कर दें सर। 17 तक सर यूनिवर्सिटी खुले 10 तारीख वाला है, 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख से पहले जमा करा लो। सर ये भी यूट्यूब पे अपलोड करनी है? हाँ जी, इसके भी सेम ट्यूटोरियल बनाना है और सेम आप लोगों ने उसी तरीके से काम करना है। अच्छा, अपाचे स्पार्क क्या है? अपाचे स्पार्क में हडूप जो है ना, हडूप कंप्लीटली आपके पास जावा बेस्ड है। जावा बेस्ड प्रोग्राम है इसके अंदर होती है। स्पार्क के अंदर क्या हॉबी है? स्पार्क जो डेवलप्ड हुआ है वो स्केला लैंग्वेज में डेवलप हुआ है कंप्लीट। स्केला एक लैंग्वेज है, उसमें ये कंप्लीट अपाचे स्पार्क डेवलप हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर जावा के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं और पाइथन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हडूप में आप सिंगल जावा के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन स्पार्क में आप तीनों लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। उनकी काफी ज्यादा एपीआईज अवेलेबल हैं जो कि जावा, स्केला और पाइथन के साथ वो इजीली कॉन्फ़िगरेबल है। तो जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स हडूप वाले सारे पहले चेक करो जावा पे काम कर रहे थे। अब जो पाइथन, जो अपाचे स्पार्क है, उसके अंदर आपके पास 3 फ्लेवर आ सकते हैं, जावा, स्केला और पाइथन। डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं और एपीआई वगैरह इनसे आसानी से इंटीग्रेट हो सकती है। और उसका एक इंटरेक्टिव शेल प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह आपके पास ये एनाकोंडा जुपिटर है, ये तो इंटरेक्टिव इतना नहीं है, लेकिन अपाचे स्पार्क का काफी एक इंटरेक्टिव शेल प्रोवाइड किया है। शेल से मुराद ये है वो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होती है जिसके ऊपर आपने कोडिंग वगैरह, जिसके ऊपर कमांड वगैरह लिखते रहते हैं। तो काफी इसका अपाचे स्पार्क का इंटरेक्टिव शेल होता है इसका, और ये फास्ट टू रन होता है क्योंकि ये, अच्छा, ये हडूप से इतना फास्ट कैसे रन होता है? क्योंकि इसने सारी एग्जीक्यूशन या सारी इसने रीड एंड राइट ऑपरेशन मेमोरी के ऊपर करनी होती है, और ये एक एग्जीक्यूशन ग्राफ यूज कर रहा है जिससे वो कंप्लीट ट्रैक रख सकता है कि मैं किस किस के ऊपर, किसी अगर फेल हो गया मैंने कहां से इसको रिकवर कराना होता है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि एन मेमोरी स्टोरेज है, ये हार्ड डिस्क पर इसकी कम्युनिकेशन बहुत ही कम होती है, और ये अपने जितने भी उसके रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे कहां पे होते हैं? वो सारे के सारे आपके पास मेमोरी में होते हैं। इसलिए ये हडूप से 10 टाइम फास्टर है। क्लियर है ये? आप कह रहे थे कि ये टाइम लेता है? नहीं, मैं कह रहा था कि ये 10 टाइम फास्टर है हडूप से स्पार्क। हडूप ज्यादा टाइम ले रहा होता है।
सर आपको मैंने पहले पूछा था, आपने कहा था जैसे हमने फीड डिफॉल्टर्स मतलब के निकालने हैं तो हडूप डाटा को करेगा कम से कम 2 या 2.5 घंटे में, लेकिन ये विद इन सेकंड्स करेगा। अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क जो है ना वो विद इन सेकंड के अंदर काम कर रहे हैं। जो आपके जो दूसरे बाकी आपको कम्युनिटी सॉफ्टवेयर जो है लाइक ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, वो टाइम ले रहे होते हैं आपके पास काफी ज्यादा। सर मैं मिसअंडरस्टूड कर रहा था। हाँ जी, दोनों में मतलब दोनों के अंदर हडूप के अंदर और स्पार्क के अंदर टाइम कम ले रहा था, लेकिन ये हडूप से भी ज्यादा कम टाइम पहले एग्जीक्यूशन दे रहा होता है। दोनों के अंदर फंक्शनैलिटी वही सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है दोनों। हडूप भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाली टर्मिनोलॉजी पे काम कर रहा है और अपाचे स्पार्क भी वही सेम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे टर्मिनोलॉजी पे काम कर रहा है। लेकिन अपाचे स्पार्क इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि इसने मेमोरी के साथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। हडूप ने क्या करना था, हडूप ने ज्यादातर अपने ऑपरेशंस वो हार्ड डिस्क के ऊपर ज्यादातर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो जाहिर बात है आपके पास एक हार्ड डिस्क के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना और एक मेमोरी के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो मेमोरी वाली काफी ज्यादा स्पीडी वे से आपको काम करके देगा। इसकी जो एक वो डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ एक लिमिटेड आप नोड्स अटैच कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट मेरे हाल में 80,000 या 8,000 तक है। 8,000 नोड्स इसके साथ अटैच करा सकते हैं किसी एक सिंगल अपाचे स्पार्क सर्वर के साथ। लेकिन हडूप जो है ना वो मोर देन 15,000 पे भी काम कर रहा होता है। और भी इसके कुछ डिमेरिट्स या कुछ डिसएडवांटेजेस अपाचे स्पार्क के हैं, लेकिन उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है अगर अभी मैंने स्टडी करने की कोशिश तो आप लोग का फिर कहेंगे फिर ये क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो इंटरनल आर्किटेक्चर डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उसके हडूप और अपाचे स्पार्क का जो कंपैरिजन हुआ है वो देख लो कि ये किस तरह कंपैरिजन हुआ है। अच्छा, ये 100 टाइम फास्टर है, मैं कह रहा था 10 टाइम, ये 100 टाइम फास्टर है। चेक कर, उसमें लिखा है 100 टाइम फास्टर देन मैप रिड्यूस। और हडूप जो है वो फास्टर देन ट्रेडिशनल सिस्टम है, मतलब जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसको हम ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर कहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उससे फास्टर है। लेकिन जो अपाचे स्पार्क है वो 100 टाइम फास्टर है हडूप से। और रिटर्न ये जावा के अंदर हुआ है हडूप, और स्पार्क जो है वो स्केला के अंदर है। स्केला एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये अब इनके जो एपीआई वगैरह हैं वो सारे आपके पास जावा में भी है और पाइथन में भी हैं। तो अपाचे के साथ जो पाइथन की एपीआईज हैं या जावा के जो एपीआईज हैं वो सारे ऑटोमेटिक वे से वो इंटीग्रेट हो सकती है। कोई रैपर क्लास कोई इस तरह की आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग स्पार्क के अंदर आपके पास काफी ज्यादा चेक कर बैच भी है, रियल टाइम भी है और इटरेटिव इंटरेक्टिव ग्राफ्स वगैरह सारे इसके अंदर होते हैं। लेकिन हडूप में आपके पास बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम का पता है कि बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम में क्या फर्क है? अभी तो पैदा सर आपने वही ना, कुछ लोग सो जाते हैं ना। नहीं, इतना उठा हुआ था। अदील साहब सो जाते हैं। अभी मैंने क्विज भी लेना है अभी छोटा सा। उठा हुआ था सर, तभी तो बताया कि आपने पहले पढ़ाया है। अच्छा, दूसरा ये है कि ईज ऑफ यूज है, हडूप काफी इजी है ना, स्पार्क काफी इजी है हडूप के मुकाबले में। और हडूप जो है काफी कम्पैक्ट है और लेंथी उसका प्रोसेस होता है। तो जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि हडूप को हम किस तरह कॉन्फ़िगर कराते हैं और स्पार्क को हम कैसे कॉन्फ़िगर कराते हैं। और कैशिंग हडूप सपोर्ट नहीं करता, और स्पार्क की जो मेन वजह ही है जो रिप्लेसिंग की हडूप को,
वो कैशे ही है, क्योंकि इसने अपनी सारी जो एग्जीक्यूशन है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो उसने मेमोरी के ऊपर कर दी होती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस काफी स्पीडअप हो जाती है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। थैंक यू। आज इतना ही सर ये लेक्चर में। मेमोरी, जी सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर जब बोल रहे हैं ना कि ये मेमोरी यूज करता है, तो मेमोरी तो किसी ना किसी तरह हडूप भी यूज कर ही रहा होता होगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। मेमोरी क्या? क्या पूछ रहे हैं बेटा, मुझे समझने में कुछ नहीं। मेमोरी यूज कर रहा है कहीं ना कहीं पे? सर मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि ये स्पार्क मेमोरी यूज करके काम कर रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा होता है मेमोरी यूज करते हुए? अपने मेमोरी जो टास्क है वो मेमोरी पे। वो अपने टास्क, फॉर एग्जांपल जो टास्क से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है ना, वो अपने मेमोरी के अंदर ही यूज, मेमोरी को यूज कर रहा होता है उसके लिए, स्टोरेज के लिए। हडूप क्या करता है? हडूप अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इनको डेटा चाहिए होता है वो मेमोरी में नहीं रखता, वो हार्ड डिस्क से ही डायरेक्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। ओके सर, अब समझ आ गई। सर अगर वो धूप इंस्टॉल करना है तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कोई होती है या नहीं इसमें? जी अगर हम धूप को कॉन्फ़िगर और वो कराना है तो कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट भी होती है इसके लिए मिनिमम? ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं पूछा हडूप को हमने कॉन्फ़िगर कराना है, मतलब इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी हैं क्या? अगर ये सिस्टम होना या किसी भी सिस्टम पे? जो आपके पास सिस्टम है, मुझे पता है कि आप लोगों के पास कुछ हाई फाई सिस्टम होते हैं, तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से। मेरा कोर i2 है सर, ये देखें। वाह जी वाह, गरीब बनने हैं सर। मैं नहीं मानता बेटा, लेकिन फिर भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो करनी पड़ेगी चीजें। तो यही पूछा ना, तो इसके लिए क्या चाहिए सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम पे? कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब आप इंस्टॉलेशन पे चले जाते हैं ना वहाँ पे, तो आपको बता देगा। कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। और कोड टू डू आपको मिला कहाँ से वैसे? वो तो अब आना ही बंद हो गए। सर पुराने क्यों सर आते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। कोड टू डू आपको चाहिए, आप बताएं। रहने दे, कहीं म्यूजियम से निकाल के ले आए हैं आप लोग? सर नहीं, मैं अभी बताता हूँ, मुझे खुद परसों पता लगा कि किधर मिल रहे हैं। चलो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, एंजॉय करो अभी फिलहाल। जो असाइनमेंट 3 वो गिटहब पे अपलोड करनी है ना? नहीं बेटा, उसकी भी आपने ट्यूटोरियल बना के आप लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड करनी है। अल्लाह हाफिज सर। सर वो लास्ट लेक्चर में बताया कैसे करना है काम? जी सर वो लास्ट लेक्चर में बताया कि वो ट्यूटोरियल सारे किस तरह बनाने हैं सर? वो लास्ट लेक्चर में बताया गया है। ट्यूटोरियल किस तरह बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सर वो तो बनानी है सर। ठीक है सर, मैं देख लूंगा, वो लेक्चर देख लूंगा। हाँ जी, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। हाँ जी आयशा बेटा, आप क्या कह रही थी? वो जो प्रोजेक्ट आपने मुझे सेंड किए थे, जी सर। इधर डिस्कस करना है या बाद में डिस्कस करना है? सर बाद में करना है। ठीक है बेटा। सर ये डेटा यूजेज का क्या जमा कराना है? क्या हुज़ैफा? ये डेटा यूजेज ये आज क्लास एक्टिविटी दी है, क्या करना है इसमें? डेटा यूजर यूजेज सर, USAGE। किधर लिखा हुआ है? सर वो पूछ रहा है कि जो क्लास एक्टिविटी का पूछ रहे थे, क्या करना है एक्टिविटी में? एप्लीकेशन वाला? सर क्लास एक्टिविटी का पूछ रहे हैं। जो एक्टिविटी मैंने कहा था बेटा कि आपने मोबाइल फोन की जितने भी एप्स हैं ना, उसकी डेली बेसिस की जो वो यूजेज है ना, डेटा यूजेज, उसकी एक लिस्ट बना के आप लोगों ने सेंड करनी है। ओके सर, समझ आ गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है?
ओके बेटा। सर